सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। अब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट को नहीं देखा, उसके वीडियोस नहीं देखे, मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे, तो मैंने आई टैब में सारे वीडियोस के लिंक यानी कि प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम्स देखेंगे ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए, उन कॉन्सेप्ट पे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उनको समझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करते हैं। प्रॉब्लम से सॉल्विंग सेशन का पर्पस ये है कि आपको हम उन सारे प्रॉब्लम से डील करना सिखाएं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप डिफरेंट सोर्सेज से प्रॉब्लम करके इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हमारे पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन गिवन है, एक पॉइंट पी गिवन है और 3 पार्ट हमसे पूछ रहा है। पहले पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड करना है इस रीजन में, सेकेंड पार्ट में इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पी पे। तो वेक्टर फॉर्म में तो बात नहीं की थी हमने जब हमारे लेक्चर कवर किया था, जब मैंने लेक्चर कवर किया था, लेकिन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम बात करेंगे कि आखिर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ, उस टाइम मैंने बात की थी कि अलग अलग एंगल पे क्या होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, रिलेशन है। तो उसी का यूज करते हुए इसको देखते हैं। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज होगा, नया एक्सप्रेशन यूज होगा, इसको ध्यान से देखना। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं किसी रीजन ऑफ स्पेस में, तो हम किसी रीजन ऑफ स्पेस को 3 एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यही बात है। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को मैं डिवाइड करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ऐसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। और ई को कैसे एक्सप्रेस करते हैं पोटेंशियल के टर्म में? ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो ई को कैसे लिखते हैं? माइनस डीवी ऑफ डी आर। तो इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स आई कैप माइनस ऑफ डीवी बाई डी वाई जे कैप माइनस ऑफ डीवी बाई डी जेड के कैप। मतलब एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की बात करें, अगर ई एक्स की बात करें तो ई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी एक्स, ई वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी वाई, वैसे ही ई जेड को हम लिख सकते हैं माइनस डी वाई बाई डीवी बाई माइनस डीवी बाई डी जेड। तो इसी तीनों कंपोनेंट को मैंने यहाँ रख के एक फार्मूला बना दिया। अब तुमको ये फार्मूला पता है, किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन और वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना हो, पोटेंशियल गिवन हो और वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इस फार्मूले का यूज करते हुए फाइंड करेंगे। तो इसका यूज करते हैं, फाइंड करते हैं। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स अगर निकालो तो कितना हो जाएगा? डीवी बाई डी एक्स, अगर डीवी बाई डी एक्स की बात करें तो माइनस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएशन की बात होती है तो इसको समझने की कोशिश करो। पहले इसको समझते हैं, एक्स 80 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर। अब कभी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इस एक्सप्रेशन को निकालना है, डीवी बाई डी एक्स निकालना है इसका, तो डीवी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे एक्स डी एक्स है यानी एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे टर्म्स जो है इस एक्सप्रेशन में वो कॉन्स्टेंट रेट होंगे। तो एक्स वाले एक्सप्रेशन को वेरिएबल लेते हैं, बाकी जितनी टर्म्स है ये टर्म्स हो गए, ये टर्म हो गया, 80 हो गया, मतलब एक्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं उस एक्सप्रेशन में उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सिर्फ एक्स जो होगा, एक्स का एक्सप्रेशन होगा, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, उसको हम वेरिएबल ट्रीट करते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। बात समझ में आई? एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 2x, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही रहेगा। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर में कितना होगा? 2x, तो 80 × 2 × x लिख सकता हूँ, बाकी ये 0 हो जाएगा।
इसी तरह ई वाई की बात करूँ तो माइनस डी वी बाई डी वाई कितना हो जाएगा, अब यहाँ लिखता हूँ। अब इसमें वाई वेरिएबल है, बाकी सारे टर्म्स वाई को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ये वाला टर्म वेरिएबल हो गया वाई स्क्वायर है क्योंकि, और ये कांस्टेंट हो गया तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0, और इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 60 इंटू 2 इंटू वाई। इसी तरह तो इसको ये कितना हो गया माइनस 160x, ये कितना हो गया माइनस 120y। इसी तरह अगर EZ की बात करूँ तो माइनस डी वी बाई डी जेड। अब देखो इसमें dz का टर्म है क्या, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, जेड का कोई टर्म नहीं है, यानी इसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में इसका भी 0 और इसका भी 0, तो नेट 0 हो जाएगा। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट को अब फाइनलाइज करते हैं, तो ए का आंसर कितना हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप, यानी माइनस 160 एक्स आई कैप माइनस 120y जे कैप और प्लस 0 यानी माइनस 0, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 160x आई कैप माइनस 120y जे कैप। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब फर्स्ट का आंसर पता चल गया, तो बी तो ईजी है, हमें किस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट इसमें रखेंगे तो बी का आंसर मिल जाएगा। तो बी का आंसर कितना हो जाएगा, एक्स कितना है -2, ए कितना हो गया 320 आई कैप और वाई कितना है 4, तो ए कितना हो गया -480 जे कैप। बी का आंसर हो गया। इसी तरह अब सी की बात करें तो देखो सी भी बहुत इजी है, यहीं पे बता देता हूँ। तो सी के आंसर की बात करूँ तो क्या करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, हमें एक्सप्रेशन मालूम है, पी पॉइंट पे ये पॉइंट रख दो, फाइंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 60 इंटू वाई कितना है 4 स्क्वायर, तो 80 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 16 कितना हो गया 320 प्लस 960 कितना, ये हो गया आंसर। पोटेंशियल कितना हो गया पॉइंट पी पे 12,080। इसी तरह ए बी और सी का हमने ए बी और सी का आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो तुम इस तरह के प्रॉब्लम को। मेन एक्सप्रेशन मुझे ये बताना था जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखो और इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके वेक्टर फॉर्म तुम फाइंड कर। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 वोल्ट मैग्नीट्यूड का वो स्पेस में इस लाइन के लॉन्ग है, तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। तो पहले इस लाइन को देखो जिसके लॉन्ग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है। तो इस लाइन के एक्सप्रेशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, y = 3 + x को अगर y = mx + c के फॉर्म में लिखे तो इसको x + 3 लिख सकते हैं। और इसको जब कंपेयर करेंगे तो m कितना है, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो m 1 हो जाएगा, यानी एंगल 45 डिग्री पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है। ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का, जिसका मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन है और हमें किस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके बनाते हैं इसको तो ये मालूम चल गया कि ये 45 डिग्री होना है। तो इसके बाद इसको प्लॉट करते हैं। पहले देखो इस लाइन को अगर प्लॉट कर लें मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो x y = 0 के लिए x कितना हो जाएगा -3, तो कहीं इधर होगा, और x = 0 के लिए y3, तो कहीं इस तरह से ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, मतलब ये लाइन होगा, ये 45 डिग्री एंगल पे इसी के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं अगर किसी लाइन के लॉन्ग दिया हुआ है तो, ठीक है। और हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, कौन कौन से पॉइंट गिवन है, A3 जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 1 है, तो कहीं 3 और 1 कहीं यहाँ पे होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, और 1 3 यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे है। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3,1 और इसका है 1,3। तो अगर इन पॉइंट्स के बीच बात कर, इन पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन पॉइंट्स के बीच, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो जब इस एक्सप्रेशन की बात होती है dv = -(E.dr), तो यहाँ पे ये डॉट होता है और इन दोनों के बीच के एंगल से हमें
देखना होता है कि ये दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो यही एंगल निकालना है, यानी इसके और इस लाइन के बीच एंगल कितना है, मतलब यही तो डी आर है ना, यही तो आर है। तो इसका स्लोप निकालेंगे पहले, इस तरह के क्वेश्चन में इसका स्लोप निकालेंगे और स्लोप से हम पता कर लेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, इसका स्लोप हमें पता है। कैसे 45 डिग्री आया था, अभी y = x+3 से यहाँ पे m1 है, तो m1 कब होता है, tan थीटा, m मतलब tan थीटा 1 कब होता है, थीटा = 45 डिग्री पे, वहीं से 45 आया था। तो इसी तरह इसका स्लोप निकाल के देखते हैं कि आखिर इसका डायरेक्शन कितना है, क्योंकि इसका स्लोप निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एंगल कितना है। उसके बाद एंगल में बात करते हैं, तो इसके स्लोप की अगर बात करूँ तो निकालो, tan थीटा कितना हो जाएगा, y2 - y1/x2 - x1, तो y2 कितना हो गया 3 - 1/x2 कितना है 1 - 3, तो कितना हो जाएगा 2/-2 यानी -1। इसका स्लोप कितना आ गया -1, इसका स्लोप कितना है 1। तो देखो दो लाइन का अगर स्लोप m1 और m2 = -1 आता है, यानी इसका प्रॉपर्टी तुम स्ट्रेट लाइन में पढ़े होगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो यानी एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है और दूसरा लाइन जिसका स्लोप m2 है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो देखो इसका स्लोप 1 और इसका स्लोप -1, तो इन दोनों के स्लोप, इसको m1 ले लो और इसको m2 ले लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है m1 × m2 = -1 आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये 90 डिग्री होगा। और जब cos थीटा 90 डिग्री होता है तो कितना, क्योंकि ई का डायरेक्शन ये है और आर ये हो गया और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो E.dr 0 हो जाएगा। और जब E.dr 0 हो गया तो dv कितना हो जाएगा -0, और इसका इंटीग्रेशन ये तो 0 हो गया, क्योंकि E.dr ही टर्म 0, तो ये 0, तो यानी dv 0 और v 0, यानी पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे 0 वोल्ट। देखो यूनिट मेंशन करना कभी नहीं भूलना। अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैं वहाँ पे यूनिट छूट गया था गलती से, ये सब यूनिट का ध्यान रखा करो। फिजिक्स में यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, और काटते भी हैं टीचर्स, तो इसका ध्यान रखा करो। तो पोटेंशियल कितना आ रहा है 0 वोल्ट, तो हम बी आंसर हो जाएगा। तो जब पॉइंट्स के टर्म में और इस वेक्टर मतलब लाइन के टर्म में गिवन हो, तो पहले तुम कोशिश करो कि सारा डायरेक्शन इस तरह से तुम फिक्स कर पाओ ताकि तुम्हारे लिए क्लियरली हो सके। तुम इतना भी करते, तुम पहले ये करते, उसके बाद फिर इसका स्लोप निकालते, लेकिन तुमको पता कैसे था कि इसका स्लोप निकालना है इस फिगर से डायरेक्टली, तुमको तो पता नहीं है कि स्लोप निकालना है, तुम्हें पहले इसका डायरेक्शन पता था, उसके बाद तुम्हें पता था कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकालने का एक तरीका है कि हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकाला तो हमने देखा कि m1 और m2 जो है उसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी से ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी E.dr 0 और E.dr 0, तो dv 0 यानी v 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करने की कोशिश करें। ऐसे इस कॉन्सेप्ट को आगे हम कवर करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसको बोलते हैं, आगे इसको देखना है। बट जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके बेसिस पे इस तरह से इसको सॉल्व कर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 15 मरकरी ड्रॉप्स है जो कि चार्ज है और उनका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अब एज्यूम कर, इसमें क्वेश्चन में एज्यूम किया गया है कि जो मरकरी ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप के हैं और हमें इन 15 मरकरी ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक लार्जर ड्रॉप बनाया जा रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना। 15 मरकरी ड्रॉप, तो एक मरकरी ड्रॉप की वजह से अगर बात करूँ, एक मरकरी ड्रॉप की वजह से पोटेंशियल की बात करूँ तो कितना होगा, स्फेरिकल शेप है तो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। आउटसाइड पॉइंट पे अगर बात करें, क्योंकि उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, तो KQ/R होता है। ये कितना गिवन है हमारे पास 5 वोल्ट गिवन, यही गिवन है। अब 15 की वजह से अगर बात करूँ तो 15 की वजह से क्या होगा, डायरेक्ट स्केलर सम होता है, तो 15 मरकरी ड्रॉप्स की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल 15 KQ/R, यही होगा। तो कितना होगा 15 × 5, यही होगा, क्योंकि एक मरकरी की वजह से 5 वोल्ट दिया है। एक मरकरी वोल्ट की वजह से कितना दिया 5 वोल्ट, 15 की वजह से इतना हो जाएगा। अब इसी तरह क्या बोल रहा है कि हमें इसके कॉम्बिनेशन से जो लार्जर स्फीयर बनेगा उसके कारण निकालना है। तो जब छोटे छोटे मरकरी ड्रॉप्स को कंबाइन करके लार्जर ड्रॉप में चेंज करेंगे
तो जो टोटल वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि 15 मरकरी ड्रॉप्स की वजह से जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम एक बड़े स्फीयर में होगा, क्योंकि यही मिल के पूरे वो बड़ा स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम होना है, तो यानी वॉल्यूम सेम करेंगे। तो लार्जर, मैं मान लेता हूँ कि जो लार्जर ड्रॉप बन रहा है उसका रेडियस r है और स्मॉलर ड्रॉप जो था उसका रेडियस स्मॉल r था, तभी तो ये हुआ। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। अब स्मॉलर कितना है 15, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 15 स्मॉलर स्फीयर के वॉल्यूम को मिला दें तो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो ये रेडियस होगा ना। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो r क्यूब इज इक्वल टू 15 r क्यूब, तो r इज इक्वल टू 15 टू द पावर 1/3 r, यही होगा। अब इसको रख के और यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ/R, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया R, कैपिटल R, ड्यू टू लार्जर स्फीयर। लार्जर स्फीयर R की वजह, इस लार्जर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल इतना होगा। अब R की जगह ये रख देंगे। और चार्ज कितना है, चार्ज तो एडिटिव प्रॉपर्टी नेचर होता है चार्ज का, तो Q कितना हो जाएगा 15Q, और R कितना हो गया अभी 15 टू द पावर 1/3 इंटू R। तो अब रख लो 15 इंटू KQ/15 टू द पावर 1/3R। अब इसका वैल्यू कितना था 15 KQ/R का वैल्यू कितना था, देखो 15 KQ/R का वैल्यू कितना था 15 इंटू 5/15 टू द पावर 1/3, तो कितना हो गया 15 टू द पावर 2/3 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, हमारे पास पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी कि बहुत इजी प्रॉब्लम था, बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझना था। और इस तरह के प्रॉब्लम्स तुम्हें आगे भी मिल सकते हैं जब किसी बड़े क्वेश्चन में इस तरह के छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करके बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर, तो इसका ध्यान रखो। बस इस तरह से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड कर, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे दिया हुआ है E, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सरफेस पे दिया हुआ है V। अब रेडियस जो है क्या बोल रहा है कि रेडियस जो है स्फीयर का उसको हाफ किया जा रहा है उसके चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए, और जब रेडियस को हाफ किया जा रहा है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो पहले अगर स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर की वजह से बात करें तो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर मतलब ये होलो स्फीयर की तरह ट्रीट करेगा होगा वह इसका, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाहरी किसी पॉइंट पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इस सरफेस पे बात करें, इस सरफेस पे बोलना ना, इस सरफेस पे बोल रहे हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कल ही बात की थी हमने इस पर, मतलब पिछले वीडियो में। तो कितना होगा KQ/R², और पोटेंशियल कितना होता है, मतलब यहाँ पे ये रेडियस होगा, पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, कहाँ, इस सरफेस पे। इस सरफेस पे ये दो फार्मूला होता है, यहीं से सारा काम हो जाएगा हमारा। क्या गिवन है कि Q जो है इस पे चार्ज जो है Q वो कांस्टेंट है, यानी Q कांस्टेंट है और इसको हाफ किया जा रहा है, तो E कितना हो जाएगा, E डैश ले लो, E डैश कितना हो जाएगा KQ/R/2², तो कितना होगा KQ/4 KQ/R²। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, सिंपल सा, E डैश इज इक्वल टू 4 KQ/R² इंटू K, यहाँ पे KQ/R² नीचे लेंगे तो R² ऊपर चला जाएगा। क्या किया देखो, रेशियो की जब बात करते हैं तो E कितना है KQ/R², और ये रेशियो हो गया 4 KQ/R², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ/R² और नीचे हो जाएगा 4 KQ, और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है नीचे का वो ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, KQ से KQ कैंसिल, तो E डैश कितना आ गया 1/4, तो E डैश कितना आ गया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड 4E, नया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया 4E। कुछ था, बहुत ईजी था। अब इसी तरह पोटेंशियल तो और इसी तरह निकाल लो पोटेंशियल, तो V डैश कितना हो जाएगा R/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 KQ/R। तो यहाँ से तुमको पता चल गया होगा, इन दोनों के रेशियो निकालोगे, जब V/V डैश निकालोगे तो 1/2 आएगा। करो KQ/R/2 KQ/R, R² सॉरी यहाँ पे R होगा ना, तो R ऊपर जाएगा तो R से R कैंसिल, और यहाँ पे KQ से KQ कैंसिल, इसी तरह करके देखना 1/2 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो V डैश कितना हो गया 2B, तो V डैश 2B और इलेक्ट्रिक फील्ड 4E, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो 2B और 4E और 2B कहाँ है, 4E और 2B, यानी B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब क्या है, इसमें एक और पार्ट होता है जिसमें सिग्मा कांस्टेंट गिवन होता है हमारे पास, बाकी सेम रहेगा सारा चीज़। इस बार जैसे Q कांस्टेंट था ना, सेकेंड पार्ट में मैं ये इसी क्वेश्चन को
चेंज करके बता रहा हूँ जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस बार हमारे पास क्या कांस्टेंट है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो कितना हो जाएगा, 4πr², यही होगा। सिग्मा इतना ही होता है और ये कांस्टेंट है, यानी ये पूरा टर्म हमारे पास कांस्टेंट गिवन है। तो देखो इसकी वजह से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बात की थी हमने, KQ/r², और पोटेंशियल कितना बात किया था, KQ/r, और ये होता है Q/4πr²। तो देखो इसको अगर ऐसे लिख दूँ 1/4πε0 Q/r², तो यहाँ से Q/4πr² कॉमन लेके 1/ε0 बाहर ले लिया, तो इसको सिग्मा लिख सकता हूँ। तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा/ε0। तो उसके बाद फिर पोटेंशियल की अगर बात करूँ, पहले देख लेते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर रिलेशन पे आएंगे। तो पोटेंशियल की बात करें तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q/r = 1/4πr Q/ε0। तो यहाँ पे हमारे पास r² है, तो r² चाहिए, तो r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड अगर कर दूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको कैसे, अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 4πr²ε0। तो ये कितना हो गया, सिग्मा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा/r/ε0। अब क्या बोल रहा है, सेम रेडियस को जब हाफ किया जा रहा है तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा, अब क्या इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आना है क्योंकि ये r से इंडिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E रहेगा। इसके अलावा अगर पोटेंशियल की बात करूँ तो ये r पे डिपेंड कर रहा है, तो r पे डिपेंड कर रहा है, यानी पोटेंशियल पहले v था और r हाफ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, r/2 यानी v/2। अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v' सिग्मा r/2ε0, क्योंकि r/2 हो गया। अब v'/v करोगे, v'/v करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। करके देखना, v' की जगह ये रखो और v की जगह जो v का एक्सप्रेशन है ये वाला रखो, क्योंकि एप्सिलॉन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो 1/2 आ जाएगा। तो v' कितना आ गया, v' आ गया v/2, तो v' कितना आ गया, v/2। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तुम्हारे पास गिवन रहता है क्वेश्चन में कि सिग्मा अगर कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, तो इस तरह का ऑप्शन गिवन होता है, उसको टिक करके आते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम मेंस में तुमसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जब बोल रहा है तो क्या होता है, क्यू जब कांस्टेंट बोल रहा है तो क्यू को कांस्टेंट लेना है। यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद फिर फार्मूला तुमको पता है क्योंकि फार्मूला मैंने अच्छी तरह से कराया है, तुम फार्मूले को अच्छी तरह से करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रूफ देखा करो, जो प्रूफ बताता हूँ उसमें जो स्टेप बताता हूँ उससे ये सारी चीज़ें क्लियर होती है कि आखिर सिग्मा क्या होता है, क्यू कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, आर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा। वहीं से तुम ईजिली इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओगे। मैंने बता दिया, अब और भी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में तुमसे पूछता है। तो आज के इस प्रॉब्लम सेशन वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलते नहीं हैं बुक्स में, लेकिन जितने वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो मैंने ट्राई किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के साथ साथ जो और थ्योरी वाले पोर्शन है मेरे उसमें मैं कवर करूं। और भी पोटेंशियल के जो पार्ट्स है वो बाकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी की बात करेंगे आगे, इक्वी पोटेंशियल, सरफेस की बात करेंगे, और भी वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो तुम्हें और मिलेंगे और मैं और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेने की कोशिश करूँगा। जाते जाते एक प्रॉब्लम दे के जाता हूँ तुम्हें। इस प्रॉब्लम में एक कॉन्सेंट्रिक सेल गिवन है। कॉन्सेंट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रिक सेल से ज़्यादा जो एक कॉन्सेप्ट होता है ये कि जब कंडक्टिंग सेल की बात करते हैं, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते हैं या कंडक्टिंग सेल की बात करते हैं, जिसमें जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टिंग होता है, उसमें जो चार्जेज होते हैं वो पूरे बॉडी में कॉन्सेंट्रेट ना होकर उसके बाउंड्री पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं यूज करके इस क्वेश्चन को तुम सोचना और ट्राई करना कि कमेंट में इसका आंसर दो। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेंट्रिक सेल है जिसका रेडियस, इनर सेल का रेडियस r है और आउटर सेल का रेडियस 2r है, और इनर सेल पे चार्ज q है और आउटर सेल पे चार्ज 2q है। तो जब दोनों सेल को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जा रहा है तो पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कितना चेंज होगा, मतलब डिफरेंस क्या होगा दोनों के पोटेंशियल के बीच, दोनों कंडीशन के पोटेंशियल के बीच।
इसको ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचना। अगर नहीं आएगा तो मैं आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। कॉन्सेंट्रिक सेल जब पढ़ाऊँगा तो और भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तब तक के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।